नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं। उसमें यदि पालक की बात करें तो उसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते सर्दियों के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए कैसे करें पालक की खेती, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। आज हम पालक की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पालक एक पत्तेदार सब्जी है और पालक के गुणों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। पालक में बहुत सबसे अधिक फेमस है विटामिन ए के लिए, लेकिन इसके अलावा भी इसमें एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में खेती होती है। साथ ही ये मुख्य रूप से ठंड की फसल है और उस समय इसका पत्ते भी अच्छे निकलते हैं, इसका स्वाद भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की। तो उनमें प्रमुख है ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉग स्टेडिंग, पंत कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे अच्छी बढ़वार लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। अब हम किसान भाई बात करेंगे कि इसको जमीन की तैयारी और जमीन किस तरह की होनी चाहिए। भूमि के लिए यह है कि जहाँ पानी इकट्ठा ना होता हो और जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो, तो इसके लिए ज़मीन ठीक होती है। आप 2-3 जुताई करके इसमें पाटा लगवाकर भूमि को समतल करके इसकी बिजाई कर सकते हैं। अब अपने को अगर उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो इसमें बहुत उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन की जरूर आवश्यकता होती है, यूरिया 75 किलोग्राम प्रति एकड़ और इतना ही आप सुपर फास्फेट प्रति एकड़, तो इतने की इसको आवश्यकता होती है। जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। अब इसके बाद जैसे बात की जाती है कि इसकी बुवाई कैसे की जाए। आप दोनों तरह से बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए आप खेत में पानी लगाकर भी इसकी बुवाई कर सकते हैं या बोने के बाद भी आप पानी लगा सकते हैं। शुरुआत में आप उसमें फ्लड इरिगेशन करें, बाद में 4-5 दिन बाद एक बार फिर इसको हल्का पानी दें। बाद में भूमि की आवश्यकता अनुसार नमी जैसी हो उसके हिसाब से आप सिंचाई का कार्य करते रहें। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद सर्दी के मौसम में हर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाई, मैं बात करना चाहूँगा खरपतवार नियंत्रण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पालक की खेती पत्तों के लिए की जाती है, तो इसमें 2-3 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निदाई गुड़ाई से थोड़ा जड़ों को हवा भी मिलती है और इसकी
बढ़वार भी बढ़िया होती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, फल या सब्जी उत्पादन, मछली पालन, वानिकी इत्यादि का जब एक साथ इस प्रकार समायोजन किया जाए कि वे एक दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और आय में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके, तो इसे समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। यदि आप भी समेकित खेती करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS मलिक से। हमारे प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। आज मैं आपको समेकित कृषि प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही लाभकारी है और आज की ज़रूरत है कि कम ज़मीन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हमारे किसान भाई तो कृषि प्रणाली अपनाते हैं, किसान भाई हमारे खेती करते हैं, उद्यान की खेती करते हैं, मगर समेकित कृषि प्रणाली से उन्हें बहुत लाभ होगा और दुगुना लाभ होगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़े दो या दो से अधिक उद्यमों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं और लागत में भी कमी हो। समेकित कृषि प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाजार मांग और पूंजी पर निर्भर करती है। यूँ तो इसके बहुत से मॉडल हैं, जिनमें फसल आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल, तालाब आधारित मॉडल, वन आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल काफी प्रचलित है। अगर उनके पास फसल के बेस है तो फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। जमीन कम है, मुर्गी पालन, बकरी पालन करना चाहते हैं तो लाइव स्टॉक बेस ये समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। अगर उनके पास तालाब है तो बत्तख, सांप, मछली पालन समेकित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। राज्य जहाँ 30% जंगल है और हमारे आदिवासी भाइयों को पेड़ पौधों से लगाव है तो उसके बीच भी खेती कर सकते हैं। उसके बीच में है ना, इस तरह का चारा फसल लगाएं जो गाय उस चारा को खाए तो उसकी दूध की आमदनी बढ़े। साथ में इसमें आप है ना औषधि पौधे भी लगा सकते हैं और इसमें कई आज के दिनों में ऑर्गेनिक सब्जी, उसके बेस पर भी आप है ना आधारित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। उसी के किनारे आप मशरूम की खेती करें। बीच में जो भी ज़मीन आपके पास है, चाहे 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, उसमें आप है ना ये ऑर्गेनिक कृषि प्रणाली अपनाएं, सब्जी उपजाएं और उसका एक अलग महत्व है, दाम भी ज़्यादा मिलेगा और आज लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। आम भाषा में कहें कि पुराने तरीकों से खेती करना, जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतीबाड़ी के साथ अन्य व्यवसायों को किया जाता था, एक प्रकार की समेकित कृषि प्रणाली ही है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को किया जाए तो केवल मुनाफा ही मुनाफा है और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर समेकित कृषि प्रणाली के आदर्श मॉडल की बात करें तो एक तालाब होना जरूरी है जिसमें वर्षा जल का संचयन हो। उसमें आप बत्तख पालन के साथ विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर सकते हैं। साथ ही इसके पानी का प्रयोग आप खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं और फसलों के अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। इनके गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में खाद के रूप में मछलियों के आहार में कर सकते हैं। तालाब के किनारों पर फल और वानिकी वृक्ष लगा सकते हैं। साथ ही तालाब के ऊपर छोटा सा घर बनाकर मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कई व्यवसायों को अपना सकते हैं। तालाब आपके पास है किसान भाइयों को तो तालाब में बत्तख रखें, मछली का पालन करें। मछली में 3 लेयर की मछली, वो मछली रखें जो नीचे की सतह में जो मछली रहती है, जैसे कि है ना मागुर मच्छी, ये आपको निचले सतह में रहती है। बीच वाले सतह में है ना रेहू, कतला है और ऊपर वाले सतह में आपको सिल्वर कार्प है। तो एक ही तालाब से तिगुना आपको उत्पादन होगा। तालाब के मेढ़ के पास अच्छे किस्म का बनाना लगाएं, जो ड्वार्फ वैरायटी है, कैवेंडिश लगाएं। आप है ना पपाया भी लगा सकते हैं, अमरूद का वैरायटी लगा सकते हैं और पपाया में
रेड लेडी पपाया अगर आप लगाएंगे तो किसान भाइयों को और ज़्यादा इससे लाभ होगा। इसी तरीके से अमरूद के बीच में भी इंटरक्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं वो लगाएंगे तो किसानों को आमदनी। इसका समेकित कृषि प्रणाली का लक्ष्य यही है कि हम किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं और उनकी जितनी भी ज़मीन है, अगर उनके पास आधा एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ के लिए समेकित कृषि प्रणाली के अपनाएंगे। उसमें वो लिखेंगे कि अगर उनके पास फसल उत्पादन करना है तो फसल उत्पादन करें, उसके बगल में वो पौधा का उत्पादन करें, उद्यान पौधा उसमें लगाएं, फ्रूट्स के पौधे लगाएं और जो ज़मीन बची हुई है उसमें पोल्ट्री करें, मुर्गी पालन करें। कड़कनाथ आज के दिनों में ज़्यादा फायदे की चीज़ है। मुर्गी तो पालते हैं हमारे किसान भाई, मगर अब देखना है किसान भाइयों की हमें किस में ज़्यादा लाभ होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल लगाएं जिससे उसमें लाभ हो। मधुमक्खी के 5 बॉक्स लगा लेंगे तो उनको है ना उसमें शहद निकलेगा, 40 केजी से 50 केजी उनसे शहद निकलेगा। अगर अच्छी प्योर शहद 400-500 रुपए किलो है तो इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो इसका मकसद ये है समेकित कृषि प्रणाली में कि हम जो भी उसमें हम लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली में बाहर से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे जो गोबर, जैसे अगर गाय आपने रखा तो उसका गोबर खाद में काम आएगा, उसी से हम वर्मी कंपोस्ट बना लेंगे। जो बाज़ार में आपको 10 रुपये किलो मिलता है वर्मी कंपोस्ट, वो आप खुद तैयार करेंगे। जब वर्मी कंपोस्ट आप गोबर से बनाएंगे तो आप वर्मी वाष्प भी आप बेच सकते हैं, फिर वर्मी भी बेच सकते हैं जिसको हम कहते हैं केचुआ खाद, जो आसान से। तो हमारे यहाँ जो मॉडल है उसमें किसान हमारे रह रहे हैं, तो एक किसान परिवार अपने आप को उस जो उनके पास ज़मीन है उसी आधारित समेकित कृषि प्रणाली अपनाए। समेकित कृषि प्रणाली से हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किसान कृषि के विभिन्न उद्यम जैसे मवेशी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन से किसानों को रोजाना आय प्राप्त हो सकती है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। समय और क्षेत्र की मांग को जानकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और आधुनिक तकनीक के द्वारा उर्वरकों और चारे के अत्यधिक खर्चे को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर हम मृदा उत्पादकता को बरकरार रखते हुए बंजर भूमियों का उपयोग और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। समेकित कृषि एक किसान को समृद्धि देने के साथ इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को जागरूक होना होगा और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने की जरूरत है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जबलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 55 से 57% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 29 से 31% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके सूर्य के प्रकाश में सूखने दें। अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन पकी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रात्रिकालीन तापमान में गिरावट दर्ज होगी, अतः किसान भाई गेहूं की बुआई चालू करें। गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय 1 नवंबर से है। गेहूं की बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। गेहूं की प्रारंभिक परिपक्व किस्में MP 3366 जिसे लोकवन के नाम से जानते हैं, HD 2864, HD 2932, JW 1203। इसके अलावा सिंचित स्थिति के लिए गेहूं की किस्मों में GW 322, GW 273, MP
1201, MP 1142, JW 3288, JW 3211, JW 3020, JW 3173 का चयन करें। देर से बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों में C306 और सुजाता का चयन कर सकते हैं। 1 से 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर आंशिक स्थिति में बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों में JW 3211, JW 3288, JW 3173, JW 3020 का चयन कर सकते हैं। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरीफास 20 cc दवा की 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की मात्रा क्रमशः 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। रबी मौसम में बोई जाने वाली दलहनी और तिलहनी फसलों को 15 नवंबर के आसपास बुआई कर लेने से कीट व्याधियों का प्रकोप कम होता है। बैंगन, टमाटर में यदि फल छेदक, सिर छेदक और फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में डायमंड बैक माथ की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 4 से 6 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और प्रकोप अधिक हो तो स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। आम के बागानों में पेड़ पर मिली बग कीट को चढ़ने से रोकने के लिए अभी से तने पर प्लास्टिक की सीट लगाएं और गुड़ाई करके मिट्टी में किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इस वर्ष रोपे गए फल वाले पौधों और वानिकी पौधों को आने वाले दिनों में पाला से बचाने के लिए अभी से बचाव उपायों को अपनाना शुरू करें। पशुओं में HSBQ और FMD के खिलाफ टीका लगाया जाना चाहिए। यदि FMD का संक्रमण देखा जा रहा है तो फिर पैरों और मुंह में 1% पोटेशियम परमैंगनेट का लेप लगाने से रोग ठीक हो जाता है। घाव पर एंटीसेप्टिक लोशन भी लगाएं। इस पेस्ट के साथ बोरिक एसिड और मुंह पर ग्लिसरीन लगाया जाना चाहिए। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। मछली पालन में पानी के पैरामीटर के आधार पर कम से कम महीने में एक बार पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण करें। अधिक भोजन देने से बचें। बायोमास के आधार पर भोजन उपलब्ध कराएं। 5 दिनों के लिए OTC 100 mg प्रति किलोग्राम पैलेट यानी गोली का प्रयोग करें। मुर्गियों में प्रतिरक्षा बढ़ाने और जलवायु तनाव को कम करने के लिए विटामिन जैसे विमिरल का उपयोग करें। स्थानीय कुक्कुट पालक किसानों को सलाह दी जाती है कि उच्च गुणवत्ता वाले चारे की कमी के दौरान कुक्कुट पक्षियों के स्वास्थ्य और विकास को बनाए रखने के लिए आहार में स्थानीय उपलब्ध अनाज के साथ मिश्रण को 2:1 के अनुपात में खिलाएं। पोल्ट्री हाउस के परिसर को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से कीटाणु रहित करें और पोल्ट्री हाउस और परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम बेहद जिला जबलपुर के किसान शुभम राज ने। आप नींबू के बाग में लगने वाली तितली कीट से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शुभम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो नींबू वर्गीय फसलें उन फसलों की श्रेणी में आती हैं जिनमें कीट पतंगों का प्रकोप बहुत होता है और यदि आप इनको नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसकी उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। जो नींबू वर्गीय फसलें हैं इनमें तो किसान भाइयों जो सबसे पहला कीड़ा है नींबू की तितली या लेमन बटरफ्लाई, अंग्रेजी में इसको लेमन बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो मुख्य रूप से जो कीड़ा होता है इसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें जो अंडा, इसकी फिर अंडे के बाद इल्ली निकलती है उससे, फिर ये संखी अवस्था में बदल जाती है। इल्ली होती है इसकी जो फसल को खाती है, संखी जो है इसकी एक रेस्टिंग स्टेज होती है या आप कहें सुसुप्त अवस्था होती है। इसके अलावा वयस्क होता है, वयस्क का काम इसमें प्रजनन करना होता है और जगह जगह अंडे देना होता है। किसान भाइयों, अभी आपने नींबू की तितली कीट के पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये कीट नींबू के बाग को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में। किसानों की रुचि के अनुसार जो जानने वाली बात ये होती है वो ये है कि नुकसान कैसे करती है। तो किसान भाइयों इसकी जो सूंडी अवस्था इल्ली होता है, इसको सूंडी बोलते हैं, जो इल्ली वो नुकसान वाली होती है।
ये क्या करती है किसान भाइयों, अगर शुरुआत में इसका प्रकोप हो जाता है, कोमल पत्तियों और शाखाओं को खाती है और उनको खाकर ये खत्म कर देती है। इनका प्रकोप जब फसलें छोटी होती है, मुख्य रूप से नींबू जब होता है तो उसमें समय प्रकोप होता है, तो उसकी पत्तियां खा लेती हैं। अब जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जो अपने जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना पत्तियों के नहीं हो पाती है। यदि पत्तियों की संख्या कम हो जाती है तो फसलों को फसल की उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इसकी सूढ़ियाँ पत्ते पूरे पौधे को या पूरा जो वृक्ष है उसको पत्ती विहीन कर देती हैं। तो ये इस तरह से नुकसान पहुंचता है किसान भाइयों। जब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो जो पौधा होता है या जो वृक्ष होता है उस पर फल लगता ही नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों को इसको नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, नींबू की तितली कीट द्वारा नींबू के बाग को अधिक हानि पहुंचाई जाती है। आप इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब अपन जो किसान भाइयों के इंटरेस्ट है कि इनको किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, तो सबसे जो बड़ी बात है जो इनको किसान भाइयों को जो ध्यान रखना चाहिए कि अपने बाग बगीचों को स्वच्छ रखें, खरपतवार रहित रखें, खरपतवार नहीं लगे हों, जिससे इनका क्या होता है, इनकी बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो खरपतवारों में पलती हैं। सूढ़ी और संखी इसकी दिखाई देती है ऊपर से, आप इनको हाथ से चुनकर भी नष्ट कर सकते हैं। इसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा हो और आपको लगता है कि आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा है और आपकी फसलों में कुछ हानि होगी, तो इसको नियंत्रित करने का उपाय करें। तो इसमें बहुत सारे कीटनाशी दवाइयाँ आती हैं, तो उसमें दवाई डाल सकते हैं। जैसे इंडोक्साकार दवाई होती है, मतलब 500 ml दवा लगती है इसमें 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसमें वृक्षों में जो आप उपयोग करें वो ध्यान रखें कि 5 ml दवा 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें डालें। फिर इसका जो स्प्रे करने वाला पंप उनसे स्प्रे करें। स्पाइनोसाइड है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। पहले प्रयास आपका ये होना चाहिए कि बिना दवाइयों के नियंत्रित करने की कोशिश करें, कुछ इस तरह का प्रयास करें कि बिना दवाइयाँ ना डालना पड़े और कंट्रोल हो जाए। यदि इसके बाद भी आपको प्रकोप दिखाई देता है तो फिर आप दवाइयाँ डालें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।